हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स नाउ। आज है 26 अप्रैल 2024 और आज हम डिस्कस करेंगे 26 अप्रैल 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को लाइक और शेयर भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। आज की फर्स्ट न्यूज़ है इनकोइस इंस्टीट्यूट के बारे में। इनकोइस इंस्टीट्यूट का फुल फॉर्म है, पूरा नाम है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये हैदराबाद में स्थित है और इस इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट के द्वारा एक स्टडी की गई है, जिसको पब्लिश किया गया है। इस स्टडी में ओशियन फ्लोर का जो करंट सिनेरियो है और ओशियन में जो सर्कुलेशन होते हैं, जो करंट ओशियन करंट्स का सर्कुलेशन है, उसके कारण वर्ल्ड ओवर वेदर के जो पैटर्न चेंज हो रहे हैं, उसकी स्टडी की रिपोर्ट आई है। तो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट बताती है कि ना केवल अंडमान निकोबार या मालदीव्स, ओवरऑल वर्ल्ड ओवर जो इंडियन ओशियन के करंट्स का सिग्निफिकेंट है वो वो बढ़ा है। और इंडियन ओशियन में, पर्टिकुलरली इस इंडियन ओशियन में ग्रेटर एक्सटेंट, एक बड़े एरिया में जो ओशियन सर्कुलेशन चेंज होते हुए दिखा है। These deep swirling pattern in ocean depth were found to be opposite to the surface currents। और सरफेस करंट की जो डायरेक्शन होती है नॉर्मली ओशन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डीप अंडर वाटर करंट रिपोर्ट किए गए हैं और ये रिपोर्टिंग की गई है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद के द्वारा। अब ओशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं इंडिया के मॉनसून वेदर को डिसाइड करने में, और ओवरऑल भी अगर हम देखें तो वर्ल्ड के सारे ओशियन कंट्रीज के जो वेदर पैटर्न है और पूरा ग्लोब का वेदर पैटर्न डिटरमाइन करने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं और इनका बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है दुनिया भर के मौसम को डिसाइड करने में। देयर इज ए सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन अपर ओशियन सैलिनिटी, टेम्परेचर एंड करंट, पर्टिकुलरली नियर द कोस्ट। तो कोस्टल एरियाज में जो ओशियन वाटर की सैलिनिटी है, जो टेम्परेचर है, जो ओशियन करंट्स हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा गया है। और जो सैलिनिटी अगर चेंज होती है तो पर्टिकुलर ओशियन और उससे रिलेटेड कोस्ट का वेदर पैटर्न भी चेंज होते हुए दिखते हैं, और वही रिपोर्ट किया गया है इस स्टडी में भी। ओशियंस एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, ना केवल वेदर और क्लाइमेट प्रेडिक्शन में, बल्कि ओशियन और समंदर से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्री काम करती है, जैसे मरीटाइम इंडस्ट्री है, फिशरीज इंडस्ट्री है और अलग-अलग तरह की जितनी भी इंडस्ट्री है, वो सारी इंडस्ट्री इम्पैक्ट होती है अगर ओशियन में जो करंट का डायरेक्शन है वो चेंज होता है या ओवरऑल चेंजेस पाए जाते हैं। और ओशियन ऑलरेडी एक वास्ट इकोनॉमिक बेनिफिट रखता है कंट्रीज़ के लिए, बिकॉज़ ओशियन के फ्लोर में एक बड़े लेवल पे मिनरल की संभावना रहती है। इंडियन ओशियन भी एक बड़ा स्टोर हाउस माना जाता है पॉली मेटेलिक नोड्यूल्स के लिए। तो मैरीटाइम इंडस्ट्री और वेदर क्लाइमेट दोनों के लिए ओशियन की स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट इज़ एसेंशियल टू एक्यूरेटली फोरकास्ट स्पेसिफिक ओशिनोग्राफिक पैरामीटर्स। इसीलिए ओशियन से रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स होते हैं उनकी स्टडी जरूरी है, जैसे करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, सैलिनिटी ऑफ सरफेस हो गया, या सब सरफेस की सैलिनिटी कितनी है, ओशन के अंदर की वाटर की सैलिनिटी कितनी है, इनको अलग अलग तरीके से एनालाइज किया जाता है। इम्पैक्ट ऑफ बैथीमेट्री ऑफ इंडियन ओशन सर्कुलेशन इन ए नेस्टेड रीजनल ओशन मॉडल। बैथीमेट्री वो साइंस है जिसके तहत ओशियन सरफेस का स्टडी किया जाता है। तो बैथीमेट्री का ही स्टडी इस इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा है, जिसके अकॉर्डिंग ये सामने आया कि ओशियन फ्लोर में जो चेंजेस हो रहे हैं और जो ओशियन के करंट के फ्लो का डायरेक्शन है उसमें चेंजेस की वजह से वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं और ओशियन से रिलेटेड इंडस्ट्री भी चेंजेस पाई गई है। अब ये जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है और ये हैदराबाद में स्थित है। ये एस्टेब्लिश किया गया था एज एन ऑटोनोमस बॉडी 1999 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, और ये एक यूनिट की तरह काम करता है इन अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन। तो अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज काम करता है। इसको मैंडेट दिया गया है टू प्रोवाइड बेस्ट पॉसिबल ओशन इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज, जिससे कि सोसाइटी, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एजेंसी और साइंटिफिक कम्युनिटी को
ओशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके थ्रू सस्टेन्ड ओशन ऑब्जर्वेशन। ये लगातार ओशन को सर्वे करके, ऑब्जर्वेशन करके और कांस्टेंट अपनी प्रैक्टिस में इंप्रूवमेंट करके एक सिस्टमैटिक रिसर्च रिपोर्ट देता है जो अलग अलग फील्ड्स में काफ़ी काम आती है। तो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद में स्थित है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत काम करता है और एज एन ऑटोनोमस बॉडी 1999 में स्टैब्लिश किया गया था एज ए यूनिट ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने कोलोजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए एक पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में आई थी और एनजेसी रिवाइव करने के लिए ही उस पेटिशन में कहा गया था। ऐसी पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के द्वारा। तो कोलोजियम सिस्टम है, ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में अपने एक वर्डिक्ट में अपहेल्ड किया था कोलोजियम सिस्टम को। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक नया कानून लाया गया था अंडर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसको हटा दिया गया था। इसके रिलेटेड एक रिव्यू पेटिशन भी 2018 में सुप्रीम कोर्ट मना कर चुका है। दोबारा से ये जो पेटिशन आई थी इसको सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जो चेंजेस एनजेएसी के थ्रू किए जाने प्रपोज किए गए थे वो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा प्रपोज किए गए थे, जिसके द्वारा एनजेएसी मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कोलोजियम सिस्टम और एनजेएसी। तो इनका एक ओवरव्यू देख लेते हैं हम। कोलोजियम सिस्टम जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम है इंडिया में। ये एक सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर ऑफ जजेस है जो पूरी तरीके से जुडिशरी के अंडर काम करता है। सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा ही ये पूरा कोलोजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ था। ये किसी एक्ट या किसी रूल रेगुलेशन के द्वारा इवॉल्व नहीं हुआ है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कोलोजियम सिस्टम को रिकमेंड किया है, ना ही पार्लियामेंट के एक्ट ने। ये पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने ही बनाया है कोलोजियम सिस्टम। और क्या सिस्टम है? जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर का सिस्टम है, बिल्कुल क्लियर है। अब एससी कोलोजियम को हेड कौन करता है? ये हेड किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, और उनके साथ ही 4 सीनियर मोस्ट जजेस भी होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज सबसे ऊपर हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं। इन 5 लोगों के द्वारा ये कोलोजियम बनता है। अभी जो कोलोजियम सिस्टम का प्रेजेंट फॉर्म है ये बेसिकली 3 जजेस केस से इवॉल्व हुआ है। अब ये 3 जजेस केस क्या है? पहला जो जज केस था 1981 में आया था। ये डिक्लेयर करता था primacy of Chief Justice of India's recommendation on judicial appointment and transfers can be refused for cogent reason। मतलब जो फर्स्ट जज केस था उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो भी रिकमेंडेशन होगा, केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, उसको ही फाइनल माना जाता था। उसके बाद जो सेकेंड जज केस आया 1993 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोलोजियम सिस्टम को फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया और ये बोला कि जो कंसल्टेशन है उसका मतलब है कॉन्करेंस। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ये ऐड किया कि चीफ जस्टिस की इंडिविजुअल ओपिनियन ये मैटर नहीं करेगी, लेकिन बट एज एन इंस्टीट्यूशन ओपिनियन जो कंसल्टेशन से बनी हो, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 सीनियर मोस्ट जजेस हो, तो ऐसे 3 लोगों के इस ग्रुप का जो कंसल्टेशन है, वो जो कॉन्करेंस है, वो ही रिकमेंडेशन माना जाएगा। तो फर्स्ट जज केस 1981 ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन को प्राइमेसी दी, उसको को फाइनल माना। और सेकेंड जज केस जो 1993 का था, उसने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस भी होंगे जो कोलोजियम बनाएंगे। 3 जजेस का कोलोजियम होगा और इन 3 ग्रुप ऑफ जो जजेस का कोलोजियम है, ग्रुप का है, उसका कंसल्टेशन लिया जाना है, जिस उनका कॉन्करेंस होना चाहिए। तीसरा जो जज केस है, थर्ड जज केस, ये 1998 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल जो अभी का प्रेजेंट फॉर्म ऑफ कोलोजियम है उसको इवॉल्व किया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ जो पहले 2 जज का सपोर्ट था वो 4 जजेस के में तब्दील कर दिया गया, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस का एक ग्रुप होगा जो कोलोजियम का काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑन प्रेसिडेंट्स रेफरेंस, प्रेसिडेंट के रेफरेंस जो अंडर आर्टिकल 143 के अंतर्गत आता है, कोलोजियम सिस्टम को एक्सपेंड कर दिया और ये 3 मेंबर से 5 मेंबर कर दिया। अब कोलोजियम सिस्टम का प्रेजेंट फॉर्म यही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक तो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 सीनियर मोस्ट जजेस, यानी 5 लोगों की बॉडी है जो जजेस के ट्रांसफर अपॉइंटमेंट को फाइनलाइज करती है। अब इस कोलोजियम सिस्टम के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म क्या है? इसके क्रिटिसिज्म है नॉन ट्रांसपेरेंसी एंड ओपैक सिस्टम है। ये कोई ऑफिशियल प्रोसीजर फॉलो नहीं की जाती, ये नेपोटिज्म प्रमोट करता है, ये इनफिशिएंट है। कोलोजियम हैज़ नॉट बीन एबल टू प्रिवेंट द इंक्रीजिंग केसेस ऑफ वैकेंसीज
सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसीज़ जजेस की बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, तो कोलोजियम सिस्टम के थ्रू ये जो प्रॉब्लम है, ये अभी तक रिज़ॉल्व की ही नहीं गई है। कोलोजियम कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं था, इसलिए भी इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 के थ्रू कोलोजियम सिस्टम को हटाने के लिए एक नया सिस्टम प्रपोज किया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और इसमें प्रपोज किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी जो कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए लाई गई थी। एनजेसी वाज एनविसाज्ड एज ए कंसिस्टिंग ऑफ 6 पीपल। अब एनजेसी में इसमें जो ग्रुप है, इसमें 6 लोग होने थे। पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनके साथ-साथ जो तीसरी वैकेंसी थी लॉ मिनिस्टर की, और उनके अलावा 2 एमिनेंट पर्सन उस पैनल में होंगे, एनजेसी के पैनल में होंगे। ये जो एमिनेंट पर्सन हैं, ये 3 ईयर के लिए नॉमिनेट किए जाने हैं बाय ए कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ वो एक कमिटी के द्वारा रिकमेंड किए जाएंगे या नॉमिनेट किए जाएंगे, जिस कमिटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कोलिजियम का सिस्टम है उसको हटाने के लिए जो एनजेसी एक्ट आया था, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया 2015 में। इन फोर्थ जजेस केस 2015 में इसको डिक्लेयर नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया, और कोलोजियम सिस्टम ही अभी ऑपरेटिव है। तो ये डिफरेंस है कोलोजियम सिस्टम और एनजेसी का। और दोबारा से जो ये पेटिशन आई थी कोलोजियम सिस्टम को हटाने की और रिवाइव करने की एनजेसी को, इसको सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये पूरा हिस्ट्री है कोलोजियम सिस्टम और एनजेसी की। ये जो 3 बेंच जज है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें थर्ड जजेस केस में कोलोजियम सिस्टम फाइनली प्रेजेंट फॉर्म में इवॉल्व हुआ था। मोदी थैंक्स इटालियन पीएम फॉर इनविटेशन टू G7 मीटिंग इन जून। अब जून महीने में G7 की मीटिंग होने वाली है इटली में, और इटली में ये कहाँ पर होगी? G7 की जो मीट जून 2024 में होने वाली है, ये इटली में होगी। और इटली में एक जगह है पुगलिया, यहाँ पर ये जो मीट है वो होने वाली है, जिसके लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इनविटेशन दिया गया इटली की तरफ से। इसके अलावा यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस जून 15 और 16 को स्विट्ज़रलैंड में होनी है। G7 लीडर्स के द्वारा ही ये अटेंड की जाएगी, और ये लुसर्ने एक जगह है स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पर ये अटेंड की जानी है। G7 के जो लीडर्स हैं और बाकी वर्ल्ड के लीडर्स भी अटेंड करेंगे इस समिट को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। G7 समिट 2024 में इटली पुगलिया में ऑर्गेनाइज की जा रही है। G7 एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फोरम है, जिसमें जो देश इंक्लूडेड हैं वो हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन एज नॉन एनुमरेटेड मेंबर भी G7 का पार्ट है। ये ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड है कुछ शेयर्ड वैल्यूज़ पे, और ये वैल्यूज़ हैं प्लुरलिज्म, लिबरल डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। G7 मेंबर्स आर मेजर IMF एडवांस इकोनॉमीज। तो ओवरऑल ये जो भी एडवांस इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की, वो G7 कंट्रीज़, G7 का जो ग्रुप है वो बनाती हैं। इससे पहले रसिया 2014 से पहले रसिया भी मेंबर था G7 का, लेकिन रसिया के द्वारा 2014 में जो क्रीमिया को इन्वेड किया गया, उसके बाद इस ग्रुप से रसिया को हटा दिया गया है। और इसमें अभी ये जो कंट्री हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट न्यूज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इमीडिएटली अनियन एक्सपोर्ट को अलाउ कर दिया है। वाइट अनियन का एक्सपोर्ट को अलाउ करने के लिए ये जो नोटिफिकेशन है, ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा एक सरप्राइज मूव में निकाला गया। अभी कुछ दिनों पहले ही गवर्नमेंट ने यूएई में इंडियन अनियन को एक्सपोर्ट करने के लिए, प्याज को एक्सपोर्ट करने के लिए बैन को लिफ्ट किया था, और फिर से एक बार इमीडिएट एक्सपोर्ट किया जाना है 2000 टन ऑफ वाइट अनियन। और ये भी जो एक्सपोर्ट किया जाएगा, ये गुजरात के अनियन की बात यहाँ पर की गई है। गुजरात के कुछ
पर्टिकुलर पोर्ट से ही इनका जो एक्सपोर्ट है वो किया जाना है। इट ओनली स्टिपुलेट्स दैट एक्सपोर्ट मस्ट बी रूटेड थ्रू गुजरात पोर्ट ऑफ मुंड्रा, पीपावाव और नावा सेवा इन मुंबई। तो गुजरात के मुंड्रा पोर्ट, पीपावाव पोर्ट और मुंबई के नावा सेवा पोर्ट से ही ये जो एक्सपोर्ट है 2000 टन ऑफ व्हाइट अनियन का यानी सफ़ेद प्याज का वो किया जाना है, और कहीं से ये एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और ये जो व्हाइट अनियन 2000 टन का है ये केवल गुजरात के अनियन का एक्सपोर्ट ही किया जाना है। तो गुजरात इज़ प्रीडोमिनेंट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ व्हाइट अनियन। सफ़ेद प्याज का एक बड़ा प्रोड्यूसर और बड़ा एक्सपोर्टर है गुजरात। और गुजरात में कुछ डिस्ट्रिक्ट है जैसे भावनगर और अमरेली, यहाँ पर जो व्हाइट अनियन का एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर किया जाता है। लेकिन ये जो एक्सपोर्ट का नोटिफिकेशन है ये किसी और स्टेट के दूसरे तरह के प्याज के एक्सपोर्ट के लिए नहीं है, ये केवल गुजरात के जो सफ़ेद प्याज है उनके एक्सपोर्ट के लिए ही लाया गया है। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स के द्वारा ये बोला जा रहा है कि जो रेड अनियन के एक्सपोर्टर हैं या महाराष्ट्र के बड़े प्याज के प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर हैं उनके लिए भी ये जो नोटिफिकेशन आना चाहिए, बिकॉज अभी आज के टाइम में जो प्याज के भाव हैं मार्केट में वो कम है, तो ऐसे पैमाने पर स्टॉक भी किसानों के पास अच्छा है प्याज का, उसको एक्सपोर्ट के लिए अभी एक्स्ट्रा जो बफर स्टॉक है वो अवेलेबल है, तो बाकी किसानों को भी उसमें नोटिफिकेशन में शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए, स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को टेस्ट करने के लिए एक नए टेस्टिंग मेथड ट्राई किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, और जल्द ही इस ईयर के एंड तक लाया जाना है। यूनियन गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया है कि एक नया टेस्ट लाया जाएगा टू डायग्नोज स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो एडल्ट्स में होती है, और इसको इस ईयर के एंड तक लाया जाना है। और ये जो मेथड है ये डेवलप किया जा रहा है, डिज़ाइन किया जा रहा है बाय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। ये सिकंदराबाद तेलंगाना में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। एग्जाम के लिए ये जो इंस्टीट्यूट है ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, सिकंदराबाद तेलंगाना। और ये जो कदम है ये सरकार के द्वारा उठाया गया, और ये क्यों कदम उठाया गया? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन, एक रिट फाइल की गई थी जिसमें एक स्टूडेंट ने बोला था, स्टूडेंट ने बेसिकली चैलेंज किया था एब्सेंस ऑफ डायग्नोस्टिक मेथड फॉर टेस्टिंग एसएलडीज इन एडल्ट्स, जिसकी वजह से जो एडल्ट्स हैं वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं ले पाते। तो गवर्नमेंट के पास कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है जो कि एडल्ट्स में स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ चेक कर पाए, और चूंकि ये चेक नहीं हो पाता है तो जो लोग डिसेबल होते हैं, जिन जो एडल्ट्स डिसेबल हैं उनको डिसेबिलिटी रिलेटेड सर्टिफिकेट नहीं मिल पाते, और जब ये सर्टिफिकेट नहीं मिल पाते हैं तो कहीं ना कहीं राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का ये वायलेशन है। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 जो प्रोवाइड करता है फॉर रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिसीविंग गवर्नमेंट एड ऑफ 5% एंड इन गवर्नमेंट जॉब्स 4%। तो जो डिसेबल एडल्ट्स हैं उनको इस एक्ट के थ्रू जो रिजर्वेशन की सुविधा दी गई है उस सुविधा का लाभ डिसेबल एडल्ट्स नहीं उठा पाते हैं, बिकॉज सर्टिफिकेट चाहिए इस पर्टिकुलर डिसेबिलिटी को प्रूव करने के लिए, और सर्टिफिकेट देने का जो मेथड है वो है ही नहीं गवर्नमेंट के पास। तो इससे रिलेटेड एक रेट पेटिशन फाइल की गई थी एक स्टूडेंट की तरफ से, और उसी के बाद गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक नया मेथड इवॉल्व कर रहा है जिसको इस ईयर के एंड तक लाया जाना है। जो एसएलडी है या स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटीज़ में 2016 में। तो इससे पहले 2016 से पहले एसएलडीज स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कोई डिसेबिलिटी नहीं मानी जाती थी, 2016 से ये डिसेबिलिटी मानी जाती है। इट इन्वेरिएबली लेफ्ट आउट पीपल हु वर एडल्ट्स एट द टाइम बिकॉज नेचर ऑफ डिसऑर्डर रिक्वायर्स डायग्नोसिस एट अर्ली एज। अब ये जो सर्टिफिकेट है इसकी रिक्वायरमेंट है फॉर एसएलडी, इसमें क्लिनिकल असेसमेंट होता है, आईक्यू का असेसमेंट होता है और एसएलडी का असेसमेंट होता है। इसमें एसएलडी का जो असेसमेंट है इसको इस इंस्टीट्यूट के द्वारा एक निम हैंस बैटरी टेस्ट के द्वारा किया जाता है, या फिर ग्रेड लेवल ऑफ असेसमेंट डिवाइस ग्लैड के द्वारा किया जाता है। ये जो सर्टिफिकेशन है ये 8 साल की एज से शुरू होता है, उसके बाद दोबारा से सर्टिफाई किया जाता है जब स्टूडेंट क्लास 10 में होता है, उसके बाद क्लास 12th में होता है, और सर्टिफिकेट फाइनली 18 साल की एज में टेस्टिंग के बाद इशू किया जाता है लाइफ टाइम के लिए।
तो ये सारी डिटेल्स हैं एसएलडी के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया और यूएसए के रिलेशंस को लेकर। यूएसए एक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट बनाकर रखता है जिसमें इंडिया को फिर से इंक्लूड कर लिया है यूएसए ने। यूएसए हैज़ वंस अगेन इंक्लूडेड इंडिया इन इट्स प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, और इस लिस्ट में इंडिया के साथ साथ चाइना, रसिया, वेनेजुएला और इंडोनेशिया, चिली और अर्जेंटीना भी शामिल हैं। और ये जो इंक्लूजन इंडिया का किया गया है, तो यूएसए का कुछ ट्रेड रिलेटेड प्रॉब्लम इंडिया के साथ चल रहा है, और वो प्रॉब्लम है आईपी प्रोटेक्शन और आईपी इन्फोर्समेंट रिलेटेड। अब यूएसए ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिसमें इंडियन गवर्नमेंट का जो बिहेवियर है या जो रिस्पॉन्स है वो यूएसए की कंपनीज को सपोर्ट करने वाला नहीं है, इसलिए यूएसए ने प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में इंडिया को इंक्लूड कर लिया है। और वो जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, वो हैं यूएसए का मानना है इंडिया के पास इनएडिक्वेट आईपी इन्फोर्समेंट लॉ है, जो लॉ आईपी इन्फोर्समेंट को इन्फोर्स नहीं करते, आईपी से रिलेटेड जो भी कानून है, इंक्लूडिंग हाई रेट्स ऑफ ऑनलाइन पायरेसी, एक्सटेंसिव ट्रेडमार्क ऑपोजिशन बैकलॉग, जो भी लीगल मीन्स है टू प्रोटेक्ट ट्रेड सीक्रेट, वो इन्फोर्समेंट नहीं किए जाते ठीक से इंडिया में। यूएसटीआर रिलीजेस स्पेशल 301 रिपोर्ट एनुअली, जो हाईलाइट करता है स्टेट ऑफ आईपी प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट रेजीम्स इन वेरियस कंट्रीज इट ट्रेड विद। तो इसी स्पेशल 301 रिपोर्ट जो एनुअली निकाली जाती है यूएस ट्रेड डिपार्टमेंट के द्वारा, उसी ने ये जो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट निकाली है उसमें इंडिया को इंक्लूड किया है। इस ऑफिस का कहना है कि ये रिपोर्ट बताती है, इट इंडिकेट्स दैट सीरियस प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं इंडिया के आईपी प्रोटेक्शन, एनफोर्समेंट और मार्केट एक्सेस रिलेटेड कानूनों में, जो अमेरिकन कंपनीज की जो मार्केट एक्सेस है वो कहीं ना कहीं कम करते हुए दिख रहे हैं। इंडिया का क्या स्टैंड है इसमें? इंडिया का मानना है कि इंडिया के जो भी कानून हैं ये डब्ल्यूटीओ के ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग है और किसी स्पेसिफिक कंट्री के अकॉर्डिंग नहीं बनाए गए हैं। ये एक ग्लोबल एग्रीमेंट, ट्रिप्स एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।